टाइलर जी कैसे हैं आप? लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ऊपर लिखा है ट्रिपल पंच। आप लोग मुझे तो मारेंगे नहीं। वो बंद कर दें क्या? ताकि इन पे तलवार की तरह डर सवार न रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो टाइलर जी हमें कुछ अपने बारे में बताइए। अच्छा, तो ऐसा है, मेरा जन्म तो वर्जीनिया में हुआ था और पालन पोषण कैलिफोर्निया में। जी, लेकिन उधर जब 12वीं स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने भारत के बारे में 2 उपन्यास पढ़े थे। तो तब से इंडिया में मेरी रुचि जारी रही और इसको लेकर मैंने हिंदी में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से बर्कली से BA किया था। फिर उसके बाद इंडिया जाकर मैंने JMU से 2 और डिग्री की थी, एक MA और MPhil दोनों हिंदी साहित्य में। अच्छा, तो वो कौन से उपन्यास पढ़े थे आपने? मुझे तो शर्म आ रहा है कि एक्चुअली मैंने पैसेज टू इंडिया पढ़ा था और उसके अलावा एक था हरमन हेस का सिद्धार्थ। अच्छा अच्छा, ज्यादा रोमांटिक टाइप उपन्यास थे, लेकिन एक दोनों ने मेरे मन में, मेरे दिमाग में एक बीज बोया था जो जल्दी जल्दी उग गया था कि पहले वहाँ की संस्कृति के बारे में जानना चाह रहा था, फिर उसके बाद वहाँ के साहित्य के बारे में, चिंतन के बारे में, लोग के बारे में, समाज के बारे में। और इसका फलस्वरूप यह है कि आज भी उसी के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ PhD में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या पैसेज टू इंडिया में ऐसी क्या चीजें हैं या सिद्धार्थ में ऐसी क्या चीजें हैं जो आप सोचते हैं कि उन्होंने भारत का एक बिंब आपके मन में बनाया? जी जी, एक्चुअली सिद्धार्थ को छोड़ते हैं फिलहाल। पैसेज टू इंडिया में फोर्स्टर एक यूरोपियन आदमी की दृष्टि से वहाँ की फलसफे चिंतन को देख रहे हैं और वो एकदम हैरान हो जाते हैं, उनको हैरानी होती है कि वो पूरी जिंदगी को, समाज और दुनिया को लिनियर तौर पे देखते हैं। लिनियर माने वो क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में ये होता है, फिर वो होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, हर एक सिलसिले में, एक बहुत क्या कहते हैं साधारण सिलसिले में। लेकिन वो देखते हैं कि हिंदुओं की चिंतन में ऐसा होता है कि सब कुछ एक चक्कर के तौर पर चलता है कि पहले ये होता है, फिर वो होता है, फिर शुरू हो जाता है सिस्टम। और वो ऐसा है कि जब वो एक पात्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में लिखते हैं कि वो भारत जाता है, और जब वो भारत जाता है दुनिया के बारे में उसकी जितने विचार हैं, जितने समझ हैं, वो सब भंग हो जाते हैं और उसको फिर अपने चिंतन के बारे में, अपने विचार के बारे में उसका पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। और मैं भी चाह रहा था कि मैं अपने से एक दूसरे समाज के बारे में जानकर अपने समाज के बारे में कुछ और जानूं, मतलब मुझे थोड़ा पर्सपेक्टिव मिले। अच्छा अच्छा जी, तो अभी आपका जो PhD का शोध का विषय है जी, वो क्या है? अच्छा, वो मैं एक धार्मिक संप्रदाय के साहित्य पे काम कर रहा हूँ। जैसे आप जानती हैं वो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन दक्षिण से आके उत्तर भारत में फैल गया था और इसके संदर्भ में एक संप्रदाय था निरंजनी संप्रदाय। उसमें कई सारे संत कवि रहे और हरिदास से लेके एक पूर्णदास तक बहुत सारे रहे और उनकी कविता मुझे इतनी अच्छी लगी थी क्योंकि उसमें संत कविता टाइप रचनाएं भी हैं। जैसे वो एक निर्गुण ब्रह्मा की वंदना करते हैं और लिखते हैं कि वो जो डिवाइन है, जो भगवान है, निर्गुण है, निर्लेप है, आप उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, उनका कोई एक रूप नहीं है, वो व्याप्त है। लेकिन वो थोड़ा वैष्णव धर्म के बारे में भी लिखते हैं और ये मुझे अच्छा लगा था कि दोनों तत्व एक परंपरा के अंदर मिल जाते हैं।
पाए तो जाते हैं। जो निरंजनी संप्रदाय का काव्य है वो दूसरे संत साहित्यों से किस तरह से अलग या एक सा है? जी, ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि निर्गुण संत साधारणतः जनरली पढ़े लिखे नहीं होते थे। हाँ। जैसे कबीर साहब ने लिखा था क्या कि कागज चुभो नाही कलम लागे ना हाथ। और एक रविदास की एक कविता है, तरतारी या पवित्रकारी माने रहे जैसे कागदा करत विचारमा भगति बहुतु लिखी है तेही ऊपरी पूजिए करी नमस्कारमा। मतलब जब आप ताड़ी पेड़ देखते हैं तो आप उसको अपवित्र मानते हैं क्योंकि उससे दारू का रस निकलता है। लेकिन जब आप उसको कागज बना देते हैं फिर आप उस पर भक्ति की बात लिखकर उसकी पूजा करते हैं, वो इसमें एक अंतर्द्वंद देखते हैं। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि ये क्या बकवास है कि जब पेड़ के रूप में उसको आप पवित्र मानते हैं और कागज के रूप में उसको पवित्र मानते हैं। सो ऐसे कुछ निर्गुण संत भी थे जो किताब के ज्ञान का विरोध करते थे, लेकिन निरंजनी संत ऐसे नहीं थे। वो खूब किताबें भी लिखते थे। अच्छा। लेकिन वो ये भी लिखते थे कि ये परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब जो आम लोग होते हैं उनको थोड़ा सहारा मिलेगा किताब पढ़ने से, लेकिन और मूर्ति पूजा करने से। लेकिन जो लोग थोड़ा ऊपर वाले स्तर पर विचार कर रहे हैं उनको ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। सो ये शायद दूसरी संत परंपराओं में नहीं मिलता। लेकिन एक चीज मैं सोच रही थी कि आपने कहा कि इनमें किताबें भी पढ़ने की इजाजत है। तो जो हमारे देश की आम जनता है, जो भारत का गरीब तबका है, वो तो नहीं पढ़ता। तो एक तरह से संतों ने उनको पढ़े बिना भी वो भगवान को पा सकते हैं, तो उस बंदिश से मुक्त किया था, है ना? तो निरंजनी संप्रदाय के जो लोग हैं वो किस तरह के हैं? मतलब क्या वो उच्च जात के हैं या कि जो बिल्कुल निचली जातों के लोग हैं वो भी उसमें शामिल हुए हैं, और क्या स्वरूप है उसका? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और आपने मेरी बहस में, मेरी आर्ग्यूमेंट में एक अंतर्द्वंद पकड़ लिया है। कि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, पहली बात यह है कि हरिदास जो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो खुद सांखला थे। सांखला मतलब वो आधा राजपूत और आधा माली थे। सो वो द्विज जात से नहीं आ रहे थे और उनके जो अनुयायी थे वो भी मतलब ज्यादातर जाट समुदाय से आ रहे थे और जनरली वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस समय। तो निरंजनी संत किताब क्यों लिखते थे? ऐसा नहीं था कि वो किताब लिखकर लोगों को देते थे, नहीं। वो निरंजनी संप्रदाय के जो साधु थे वो पढ़े लिखे थे और वो पढ़ाते थे लोगों को। सो वो किस तरह की किताब लिखते थे? वो संस्कृत शास्त्र पढ़कर उसका अनुवाद करते थे, उसका तर्जुमा लिखते थे कि अच्छा उपनिषद में ये लिखा है, भगवत पुराण में ये लिखा है, और फिर वो लोगों को पढ़ाते थे। क्योंकि सब निरंजनी साधु संस्कृत नहीं जानते थे, लेकिन हम कह सकते हैं कि सब ब्रज भाषा जानते थे। सो वो ब्रज भाषा पढ़ के जान जाते थे कि अच्छा शास्त्रों में, संस्कृत किताबों में, संस्कृत ग्रंथों में ये लिखा है, तो फिर वो जनता को पढ़ाते थे। तो इनका मुख्य दर्शन क्या है जो निरंजनी संप्रदाय है? जी, वो एक कह सकते हैं कि एक मिश्रित, अच्छी सेंस में, अच्छे अर्थ में वो मिश्रित विचारधारा है, इस सेंस में कि उसमें इस्लाम का क्या कहते हैं उसे, मोनोथीइज्म, एकता, जी हाँ, एक ईश्वरवाद, थैंक यू, एक ईश्वरवाद भी मिलता है, निर्गुण काव्य धारा भी मिलती है उसमें और सगुण काव्य धारा भी मिलती है उसमें।
सो उनकी विचारधारा थोड़ा ऐसी है कि वो मानते हैं कि जब आप साधना प्रणाली शुरू कर लेते हैं तो तब आप ये मूर्ति पूजा करना और ये कृष्ण और राम भगवान की पूजा करना ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे आप थोड़े ज्ञानी हो जाते हैं हाँ। और ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं तब योगा करना, हठ योगा करना जरूरी हो जाता है और फिर आपको अपने अंदर भगवान की उपस्थिति पहचानी है। जैसे कबीर लिखते हैं कि घट घट में भगवान रहते हैं, बसते हैं। सो बेसिकली उनकी ऐसी विचारधारा है और वो क्या कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था के खिलाफ हैं। वो किसी भी ऊपर नीचे वाले विचारधारा के खिलाफ हैं, मतलब किसी को ऊपर नहीं मानते, किसी को नीचे नहीं मानते, उनके लिए सब एक है। अच्छा। हाँ, और वो इस्लाम की सूफी पीर को भी मानते हैं और हिंदू परंपरा के संत लोगों को भी मानते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। मुझे अब ये बताइए कि आपके विषय बदल रहे हैं हम लोग, तो आपकी राजनीति में दिलचस्पी है? बिल्कुल। अच्छा, कहाँ की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी है, भारत या अमेरिका? दोनों। खासकर पिछले कई महीनों से वो इधर चुनाव चल रहा था, हाँ। तो उसमें उसको बहुत ज्यादा देख रहा था और फिर लेकिन हर रोज BBC हिंदी भी और न्यूयॉर्क टाइम्स भी पढ़ता हूँ ताकि मुझे वहाँ की राजनीति के बारे में और यहाँ की राजनीति के बारे में कुछ पता चले। ठीक है, चलिए यहाँ की राजनीति के बारे में बात करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इस समय पहले तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जो कुछ भी ओबामा ने पिछले 4 सालों में किया उसके बारे में 2 मत रहे हैं। रिपब्लिकन्स तो उसको बिल्कुल कहते हैं ख़त्म कर दिया देश को, लेकिन उसने अपनी तरफ से आर्थिक सुधार किए, स्वास्थ्य सुधार किए। तो आपका क्या विचार है इस बारे में कि जो सुधार उसने किए स्वास्थ्य और अर्थ के क्षेत्र में, तो वो किस तरह से सही हैं और क्या उनके परिणाम हो सकते हैं? जी, मेरी राय में मेरा ख्याल ये है कि ये ज़ाहिर सी बात है कि उनको और करना चाहिए था। हालांकि वो नहीं कर पाए, लेकिन अपनी बात कहूँ तो मैं ठेठ समाजवादी परंपरा से आ रहा हूँ और इसलिए मुझे लगता है कि स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने जो किया था उनको और करना चाहिए था। जब हमने उनको वोट दिया था 2008 में, तो हमने उनको एक बहुत साफ मैंडेट भी दिया था। एक तरह से हम लोगों ने उनको एक हुक्म दिया था कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो हेल्थ केयर व्यवस्था है, वो टूटे हुए हैं, वो एकदम काम नहीं कर रहे हैं, उनको ठीक कर लीजिए। लेकिन जब उन्होंने अपना काम शुरू किया था, बहुत ज़्यादा उनको थोड़ा और अग्रेसिवली अपना काम लेना चाहिए था कि ऑब्वियसली रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधि उनका विरोध करेंगे और वो चाह रहे थे कि सब लोग एक मत हो जाए, कि सब लोग की एक समझौता पाए, लेकिन वो तो होना नहीं था, वो तो संभव ही नहीं था। इसकी वजह से उनका जो स्वास्थ्य को लेकर उनका जो रिफॉर्म पैकेज था वो थोड़ा कमजोर हो गया था। और जब 2008 में 2008 में जब आर्थिक संकट शुरू हुई थी, उनको बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए था बैंक्स के खिलाफ, कुछ बड़ी कंपनीज के खिलाफ, लेकिन वो एक क्या कहते हैं कुछ लोगों का इंतजार कर रहा था और बहुत जल्दी एक बड़ा कदम लेना नहीं चाह रहा था। उसको कुछ छोटी छोटी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी व्यवस्था गड़बड़ है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर वो थोड़ा और क्या कहते हैं
अगर वो थोड़ा और करने की कोशिश करती तो इस बार वो बहुत आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा डरपोक नहीं कहेंगे लेकिन वो ज़्यादा अच्छा ये वामपंथ है, दक्षिणपंथ है, वो कहीं बीच में है। मेरा मानना है कि अगर वो थोड़ा और वामपंथ की तरफ जाए तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। पर ऐसा नहीं था कि एक आदर्श बात था ओबामा के मन में कि वो दोनों तरह की जो सोच है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सोच, उनको वो साथ लाना चाहते थे, है ना, ताकि उससे देश की उन्नति हो सके। तो उसमें उन्होंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, इसमें कुछ गलत किया था कि इससे पहले ये एकदम साफ हो गया था, साफ हो चुका था कि रिपब्लिकन लोग उसको सहारा नहीं देंगे, उसके साथ काम नहीं करेंगे। और ये ये बात प्रमाणित भी हुई थी क्योंकि पिछले 4 साल से डेमोक्रेटिक पार्टी जो भी प्रस्ताव रखती है वो लोग उसका विरोध करते हैं, उसका मतलब बहुत कड़ा विरोध करते हैं और उसकी कड़ी आलोचना भी करते हैं। तो आप उन लोगों के सामने जो भी प्रस्ताव रखें वो आपके साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि उसने जो भी गलतियां की उसके बावजूद उसको दोबारा चुना गया है जी। तो इसकी क्या वजह है? हाँ, इसकी वजह ये नहीं है कि लोग उसकी परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं। वो एक्चुअली उनका ये बहुत दिलचस्प बात है कि जब वो कैंपेन कर रहे थे चुनाव के दौरान एक स्लोगन आया, एक नारा उनके पक्ष में एक नारा फैल रही थी कि फॉरवर्ड। अच्छा, 2008 में उनके प्लेटफॉर्म में एक नारा थी होप चेंज, और अब जो नारा आई थी वो थी फॉरवर्ड। मतलब अभी तक हमारा काम नहीं हो पाया है इसलिए हम आगे चल के उसका पूरा करेंगे। मतलब लोगों ने इस बात को पहचाना है, मतलब जान गए हैं कि हमारी उनसे जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई, शायद और समय के साथ वो काम पूरा कर सके। आपको क्या लगता है कि अगले 4 साल में अब जो रिपब्लिकन्स हैं उनका साथ देंगे और किस तरह की राजनीति आप देखते हैं अमेरिका की? जी, तो परसों न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख आया था जिसका शीर्षक था Obama presents budget, Boehner presents opposite। ऐसा कुछ था कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है खेल, शुरू हो चुका है नाटक कि ओबामा ने बजट पर एक प्रस्ताव रखा है और बेनर रिपब्लिकन्स के जो वक्तव्य है, जो वाचक हैं, उन्होंने उसका एकदम ठेठ उल्टा वाला प्रस्ताव रखा है। तो फिर से झगड़ा शुरू, और जैसे हमारे बहुत जाने माने आलोचक जॉन स्टुअर्ट ने कहा था कि इतने सारा पैसा खर्च हुआ है पिछले 4 साल से, इतने ज्यादा झगड़े हुए हैं और अब हम वही हैं जहां पर हम 4 साल पहले थे। मतलब इतना ज्यादा राजनीति के बावजूद, मतलब ऐसी बात नहीं है कि मैं सारी डेमोक्रेटिक लीडर्स को सही मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली वाशिंगटन डीसी में बहुत ज्यादा राजनीतिक खेल होते हैं जिससे हमको नुकसान होता है। जी। मैं आपको फिर से भारत ले जा रही हूँ जी। तो मुझे बताइए, और भारत क्या एशिया में चलिए जरा, तो भारत में जो आर्थिक सुधार हुए थे 20 साल पहले, तो उनका मकसद ये था कि भारत उन्नत होगा आर्थिक दृष्टि से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं लगता। तो आपके विचार से इसकी वजह क्या है? जी, तो उसका 1900 कब हुआ था? 92 में शायद शुरू हुआ था जी। और उसका एक मुख्य पहलू ये था, उसका मुख्य हिस्सा ये था कि एक
तो काम शुरू करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए जो नियम कानून होते हैं उनको थोड़ा ढीला किया जाए, उनको थोड़ा लूज किया जाए, आसान किया जाए, प्रक्रिया को आसान किया जाए। ये तो हुआ है, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गया है, क्योंकि पहले बहुत सारे नियम थे। आपको माइनिंग करना है, आपको वन से कुछ पेड़ उखाड़ना, उसको लकड़ी तोड़ना हो, तो आपको बहुत सारे सरकारी ऑफिस, सरकारी दफ्तरों से इजाजत लेना पड़ता था। अब ये सब कुछ खत्म हो गया है। अब तो आप सीधे किसी नेता के पास जाके उनको थोड़ा पैसा देके इजाजत ले सकते हैं उनसे। तो फिर पहला परिणाम ये हुआ था कि भ्रष्टाचार फैल गया। दूसरी बात यह है कि जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं उनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन का एक रिफॉर्म भी होना चाहिए था, क्योंकि ये सच बात है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं आजकल, कुछ लोगों को खूब पैसा मिल रहा है, लेकिन जो सर्वहारक लोग हैं, जो लोग खेती करते हैं, जो लोग वन में काम करते हैं, जो लोग अपने हाथ से चीजें बनाते हैं, कारखानों में काम करते हैं, उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। तो ऊपर वाले स्तर के जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनको काफी फायदा मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है आजकल। नहीं, पर ये कहा गया था कि जब ऊपर अमीरी आती है तो वो उतर के नीचे तक पहुंच जाती है ना, बूंद बूंद पहुंच जाएगी। जी। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा क्यों नहीं हुआ? अच्छा, तो पहली बात यह है कि आप रोनाल्ड रेगनॉमिक्स की बात करें हैं, तो ये साबित हो गया है कि यूएस में भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 1980 से 80 के दशक से अमेरिका में सर्वहारक और उच्च वर्ग के लोगों के बीच जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, काफी बड़ा हो गया है। जो लोग सबसे ज्यादा कमा रहे हैं और जो लोग सबसे कम कमा रहे हैं उनके बीच जो फर्क है बहुत ज्यादा हो गया है। और इंडिया में भी ये सिद्धांत गलत साबित हो गया है, क्योंकि अब तो सब कुछ मैकेनाइज्ड होता जा रहा है, बहुत सारे नौकरों को रखने की जरूरत नहीं है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पहले अभी भी भारत में मध्यवर्गीय लोग, उच्च वर्ग, सब लोग नौकर रखते हैं अपने घर में, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं वो क्या करते हैं, नौकर को नौकरी नहीं देते हैं, नौकर को हायर नहीं करते हैं, वो एक वॉशिंग मशीन खरीद लेते हैं या डिश वॉशर खरीद लेते हैं, वो ऐसी सारी चीजें खरीद लेते हैं और इससे जॉब्स नहीं बनते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। और मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा वाम पक्ष से आ रहा हूँ, आपने जो कहा था कि बूंद बूंद नीचे तक पहुंच जाता है, लेकिन जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको बूंद नहीं, पूरा सागर मिलना चाहिए। ठीक कहा आपने कहा कि आप वामपंथ में विश्वास रखते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि रूस, चीन की बात ही करूँगी, रूस खास तौर से उन्होंने वामपंथ को अपनाया था, और क्यूबा, ये सारे जो देश थे ईस्ट यूरोप में, तो ऐसा क्यों है कि आज वामपंथ एक गाली बन के रह गया है और कहीं भी हमने उसका सुफल नहीं देखा है? जी। तो पहली बात ये कहना चाहूँगा कि रशिया में और क्यूबा में जो हुआ था, आई थिंक काफी बुरा हुआ था। हम सब लोग मानते हैं कि रशिया में कम्युनिज्म और समाजवाद फेल हो गया है, और इसके क्या कारण है, और हमको बहुत गंभीरता से उसको देखना चाहिए। लेकिन अमेरिका में भी एक तरह से पूंजीवादी व्यवस्था भी फेल हो गई है, क्योंकि जैसे हम अभी कह रहे थे, जो सर्वहारक लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो आजकल नहीं जी पा रहे हैं यहाँ पर। अपनी खुद की बात करूँ तो मैं 2 साल तक छोटी मोटी जॉब्स कर रहा था,
और मुश्किल से एक महीने में $1,000 कमाई हो रही थी मेरी, और मैं हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर पा रहा था वगैरह। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अमेरिका में जो मतलब फुल टाइम काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो अपने परिवार के लिए हेल्थ केयर सप्लाई नहीं कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, बाय नहीं कर सकते हैं। सो एक तरह से हमारी व्यवस्था भी फेल हो गई है। लेकिन अच्छा, ऐसे दो अलग अलग पोल्स हैं, एक समाजवाद और एक पूंजीवाद। अगर सवाल इस बात का है कि हमारा समाज उन दोनों के बीच कहाँ है। यूरोप में बहुत ज़्यादा समाजवादी प्रकार के की व्यवस्थाएं, संस्थान होते हैं, यूनिवर्सलाइज्ड हेल्थ केयर वगैरह, और वो लोग बहुत खुश होते हैं। हम लोग कहीं उधर हैं, हमको बहुत कम बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे एक अच्छा, और ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका पूरी तरह से पूंजीवादी समाज है, नहीं, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, सरकारी प्रोग्राम्स हैं, और इनफैक्ट सच्चाई ये है कि जो लोग आजकल सरकारी कंट्रोल, सरकारी नियंत्रण और टैक्स का विरोध कर रहे हैं, एक्चुअली उनकी इंडस्ट्रीज में ही सरकार से थोड़ा वो क्या कहते हैं सहारा आता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे अच्छा, जो लोग फाइनेंशियल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो टैक्स के खिलाफ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, फ्री मार्केट सिस्टम होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि उन लोगों को भी सरकार से मदद मिलती है। जैसे जब बैंक्स फेल हो गए थे, तो किसने उनकी मदद की? सरकार ने ही उनकी मदद की। सो ऐसी बात नहीं है कि इकोनॉमिक्स में सरकार का हाथ नहीं होना चाहिए कहीं, और ये भी जरूरी नहीं है कि हम रशिया की तरह हो जाए। हम कहीं बीच में ज्यादा वामपंथ की तरफ चले तो ज्यादा अच्छा होगा। आपके हिसाब से जो चीन है वो किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से मैं ये सुनती हूँ कि दुनिया का सबसे अमीर देश जी है भी, और भविष्य में तो होने जा रहा है जी। वो किस तरह का मॉडल हमें दे रहा है, और दुनिया के लिए कहाँ तक वो सही या गलत है, इस बारे में आप क्या जी कहेंगे? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, एक आर्थिक और दूसरी सामाजिक राजनीतिक। जो आर्थिक बात है, उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था 1950 से लेके आज तक उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है इंडस्ट्री पे, उद्योग पे, और इसकी वजह से उनकी इंडस्ट्रीज और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। क्योंकि जैसे आप जानती हैं, सिर्फ 10-15 साल से वहाँ पर पूंजीवादीकरण की प्रक्रिया चल रही है। उसके पे जो बुनियाद बना है वो सब उनकी समाजवादी कम्युनिस्ट विचारधारा के हिसाब से बना था, और इसकी वजह से बहुत मजबूत बना है, और ये ठीक है। लेकिन जहाँ तक राजनीति, सामाजिक राजनीति की बात हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव हो रहा है। हम सब देख रहे हैं कि उन्होंने अपने जनता पर बहुत ज़्यादा दबाव रखा है कि वो अपनी सरकार के खिलाफ धारणा दर्ज नहीं कर सकते हैं, शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं। कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए तो तुरंत उसको दबा देते हैं, उसको खामोश कर देते हैं। सो हमको आर्थिक बात से, उस बात से थोड़ा अलग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमको दोनों को एक साथ देखना चाहिए। सो इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, और जिस तरह से चीन का सरकार साम्राज्यवादी अप्रोच अपना रहा है, मतलब वो कुछ देशों को पैसा दे रहा है, कुछ देशों को नहीं। वो सीरिया की सरकार का पक्ष ले रहा है, जो एकदम गलत है। वो बेसिकली अपना प्रभाव फैलाना चाह रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस फैलाना चाह रहे हैं, और ये बात ठीक नहीं है। मतलब आप अपने देश पर
ध्यान दीजिए, बाकी जो देश हैं। पर क्या अमेरिका ने नहीं अपना फैलाया एकदम, सारे दिन? हाँ एकदम। इनफैक्ट आई थिंक चाइना के सरकार ने अमेरिकी सरकार से सीख लिया था ये नहीं। हाँ नहीं, वो इनफैक्ट यूएस पोजीशन की बहुत ज्यादा आलोचना करूंगा अगर आप पूछे तो। हाँ एकदम। तो दरअसल मुझे लग रहा है कि हमारा वक्त हो गया है। आपसे बात करने का तो बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सभी को अभी आपको क्या करना है, कहाँ जाना है? अच्छा, आज इनफैक्ट आज मुझे जैक्सन हाइट्स जाना है। मैं सिर्फ 2 महीने पहले भारत से वापस आया है और तब से भारतीय खाना, इंडियन खाना इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरे पास मसाले वगैरह नहीं है, तो जैक्सन हाइट्स जाने की जरूरत पड़ी है। आज हमारे साथ खाना खाइए ना आप। अच्छा, हाँ, हिंदुस्तानी खाना मिलेगा यहाँ। लंच आप लोगों के साथ ही करूँगा। हाँ बिल्कुल, तो आपको हिंदुस्तानी खाना मिलेगा। जी, थैंक यू, शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया।